क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और इस बार क्रिप्टो इस शब्द को काफी ज्यादा सुना जा रहा है। ये अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं। वो इसलिए अच्छी बात इसलिए क्योंकि चर्चा हो रही है, बुरी बात इसलिए क्योंकि जिस तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए, उससे काफी इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा हिल गए हैं। नमस्कार, इस शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पार्लियामेंट में क्रिप्टो के बारे में चर्चा हुई उस पर हमारे सारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की जो बड़ी खबरें हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है वो पार्लियामेंट की खबर से ही हम करने वाले हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय ने संसद में बताया है कि क्रिप्टो स्टार्टअप्स के भारत से जाने पर सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है कि कितनी एग्जिट जो है वो हुए हैं। ये जवाब राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के उस सवाल पर दिया गया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि कितने क्रिप्टो स्टार्टअप्स देश को छोड़कर जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव भी पड़ रहा है। तो उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कई एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अपना बेस बदला है, भारत से वो दुबई चली गई हैं और ये नई टैक्स रिजीम जो है उसके आने के बाद ही देखा जा रहा है और भी कई रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद, इसलिए उनका वो सवाल था। अगली कहानी पर बढ़ते हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी तरह के कानून से पहले वैश्विक सहयोग की जरूरत है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। वो क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन और रिजर्व बैंक के स्टैंड को लेकर पूछे गए सवाल का लोकसभा में जवाब दे रही थी। उन्होंने जवाब में यह भी कहा कि रिजर्व बैंक का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए। आज की हमारी बड़ी चर्चा इस पर होगी, लेकिन उससे पहले अगली खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला इंक ने बिटकॉइन को बेचा है। जब टेस्ला ने निवेश किया था तब बिटकॉइन की कीमतों को बढ़ाने में काफी मदद मिली थी। टेस्ला ने अपने शेयर होल्डर्स को जानकारी देते हुए लिखा है कि दूसरी तिमाही के अंत तक हमने अपने 75% बिटकॉइन को करेंसी में बदल दिया, यानी फिएट करेंसी में, यानी उसको कैश आउट कर लिया। फरवरी 2021 में टेस्ला ने जानकारी दी थी कि उन्होंने बिटकॉइन में $1.5 बिलियन निवेश किया है और इसके बाद उन्होंने अप्रैल में अपनी 10% हिस्सेदारी बेच दी। इसके बाद उनके पास $218 मिलियन का बिटकॉइन ही बचा था। आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इथेरियम के को-फाउंडर विटलिक बुटेरिन ने शिबा इनू कम्युनिटी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने पीएचडी फेलोशिप फंड को हकीकत में बदलने के लिए धन्यवाद दिया है। और वहीं शिबा इनू के डेवलपर्स ने पिछले साल शीब टोकन दिए थे जिसका इस्तेमाल फिलहाल विटलिक बुटेरिन कर रहे हैं पीएचडी फेलोशिप इन एआई एग्जिस्टेंशियल सेफ्टी को फंड करने के लिए। छात्रों को पीएचडी कार्यक्रम के लिए अमेरिका, यूके और कनाडा में मदद राशि जो है वो दी गई है। उन्होंने ट्वीट शिबा इनू कम्युनिटी को धन्यवाद करते हुए कहा। और वहीं पिछले साल भी हमने देखा था कि कोविड से प्रभावित भारत की मदद के लिए भी विटालिक बुटेरिन ने घोषणा दी थी। तो एक बार फिर से जो इथेरियम के को-फाउंडर हैं उनके सामने एक मौका था किसी की मदद करने का और उन्होंने उसका फायदा उठाया। और अब बात करते हैं हमारी बड़ी चर्चा की जिससे बड़ी हेडलाइंस भी बन रही हैं, जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के क्रिप्टो करेंसी के बारे में रखी बात ना। उन्होंने पूरा मामला जो है वो क्या है आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ है और इस दौरान एक लोकसभा सांसद ने वित्त मंत्री से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल पूछे जिसमें रिजर्व बैंक के क्रिप्टो पर रवैये को लेकर भी पूछा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के अस्थिर प्रभाव का असर देश की मौद्रिक और राजस्व की स्थिरता को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी चिंता जताई है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून बनाने की सिफारिश की है। जो हेडलाइन बनी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया और कहा कि क्रिप्टो करेंसी सीमाओं से परे है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है जिससे नियम ना टूटे। इसलिए नियंत्रण के लिए कोई भी कानून या प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर सहयोग होगा। इससे अभी भी सरकार क्या करने जा रही है उसे लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। बिल को लाने से पहले क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। पिछले महीने रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा हमें इससे आने वाले खतरे को लेकर सचेत रहना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी बेहद खतरनाक है।
एक तरफ सरकार ने बजट में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फायदे पर सीधा 30% टैक्स लगाया है और जुलाई 2022 से 1% TDS भी लागू किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहती है। हाल ही में हमने ये भी देखा कि क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल अप्रैल के बाद बंद कर दिया, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लेकर एक बयान जारी किया था। तो एक कश्मकश में एक इन्वेस्टर जरूर है कि हो क्या रहा है और आगे का रास्ता कैसा नजर आ रहा है, और इसके लिए एक एक्सपर्ट से हम राय ले सकते हैं। और हमारे साथ फिलहाल जुड़ रही हैं डॉक्टर अरुणा शर्मा, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बहुत जो चर्चा है वो इस बारे में तो करने ही वाले हैं कि इस बयानों को कैसे देखा जाए, वही आगे का रास्ता जो है वो कैसा हो। आप पूर्व सदस्य हैं आरबीआई डिजिटाइजेशन कमेटी की। सबसे पहला सवाल, आप इस बयान को कैसे देखते हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया? क्योंकि एक तरफ उन्होंने बात की कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आरबीआई कहता है कि इसे बैन कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। दुर्भाग्य से अभी हम यथास्थिति वाली स्थिति में ही है जो कुछ महीने पहले थे, और आरबीआई का स्टैंड में कोई फर्क नहीं आया है। वो अभी भी कह रहे हैं कि ये उनके मॉनेटरी और फिस्कल स्टेबिलिटी का डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रहेगा और इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। इससे पूरी मतलब जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ बोल दिया है कि बैन इज नॉट देयर, और सरकार ने भी उस बात को मान्य किया है। और इसीलिए सरकार ने अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी और अलग चीजें बनाई हुई हैं, एक पेपर भी ड्राफ्ट किया हुआ है। और दुनिया में कई देश हैं जो क्रिप्टो के बारे में रेगुलेशंस ले आ रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं ब्रेन कि उनके देश में रेगुलेशंस आए और क्रिप्टो करेंसी से जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो तेजी से हो और भविष्य की तरफ वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ते रहे। और इसीलिए माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि हमको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की तरफ देखते रहना पड़ेगा। और देखने का मतलब ये है कि अभी कई देशों ने कॉन्क्रीट पॉलिसी आ चुके हैं, तो वो सारे पॉइंट्स अगर हम अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और वो रेगुलेशन को हम ले आते हैं, तो हम लोग वी विल नॉट मिस द बस, हम लोग भी इस दौड़ में आगे बने रहेंगे। लेकिन ये जो बैन वर्ड है ना, उससे काफी लोग डर जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा है ये बयान दिए हैं, तो ये काफी इसकी महत्ता है। तो क्या खौफ में आ जाना चाहिए? मैं इस तरह से कहूंगी कि अगर हम बैन की तरफ रास्ते में चले तो हिंदुस्तान वेब 3.0, 4.0, 5.0 की बस को मिस कर देगा। बैन आंसर नहीं है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तानियों का कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जिसमें करीब $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है और 15 से 20 मिलियन इंडियंस इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दुनिया में ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। जो घबराहट इंडिया में हुई है या आरबीआई के स्टैंड को बल मिलता जा रहा है, क्योंकि दो चीजें हुई है। एक तो वैल्यू डिवैल्यूएशन बहुत हुआ है क्रिप्टो की वैल्यू में, और जहां पे बहुत तेजी से बढ़ता है शेयर मार्केट भी, वो उतना ही तेजी से गिरता है जब सर्कमस्टेंसेस इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन के, वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर और दुनिया भर का डिस्टर्बेंस रहा है, तो आपके शेयर प्राइसेस भी गिरे हैं, आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी गिरी है। उसी तरह क्रिप्टो भी गिरा है, ऑफ कोर्स ज्यादा तेजी से गिरा है। परंतु अगर हम गिरावट देखें तो आज भी वो इनिशियल कॉस्ट से कई गुना ज्यादा है। तो जो एक डॉलर बिटकॉइन का था वो आज $20,000 है। पिछले साल ठीक है $39,000 था। तो अर्ली एंट्रेंट्स को उसमें फायदा अभी भी है, अभी भी उनको दिख रहा है, इसीलिए वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो हुआ कि कई क्रिप्टो करेंसीज थे, उन्होंने अपना ट्रेड सस्पेंड कर दिया, जिसके कारण जो एंटायर इकोसिस्टम है उसको वो एक पॉन्जी स्कीम या गलत स्कीम या एक गलत लेबल देने के पीछे जो थॉट प्रोसेस है उसको बल मिला है। कई ऐसे ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स भी है जो अपने थॉट्स को भी काफी ज्यादा बल दे रहे हैं और वो काफी ऑप्टिमिज्म की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल कंसेंसस की जरूरत है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना, जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, जो बहुत ही सकारात्मक है इस स्टेटमेंट को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट का मतलब है कि सरकार अब थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंस जो है वो ले रही है, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात की और ग्लोबली तो कई लोग इसके सपोर्ट में है, तो ऐसे में थोड़ा उनका स्टैंस जो है वो, या जो स्टैंड है वो सॉफ्ट हो गया है। देखिए, कई महीनों से हम लोग ये ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं
और आरबीआई अपना स्टैंड कह रही है, गवर्नमेंट अपना स्टैंड कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात मैंने पहले ही बता दी आपको। पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग फोरम्स में अलग अलग बात कह रहे हैं। जो इस टेक्नोलॉजी को हैंडल कर रहे हैं वो लोग के भी अपने स्टेटमेंट, अपने रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, बट अब कई महीने क्या साल से ज्यादा हो गया है। तो रेगुलेशन जल्दी से जल्दी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो डाउट बना रहता है कि पेंडुलम किस तरफ जाएगा या ऊंट किस करवट पे बैठेगा, ये किसी भी पॉलिसी में देश का या किसी भी टेक्नोलॉजी के सुधार में डिसरप्टर ही रहता है। वो उसको तेजी से एक तरफ फोकस तरीके से वो कर नहीं पाएगा। और जब ये ग्लोबल देखने की बात कर रहे हैं, इसको हम ये कहेंगे कि ओपन माइंड है। ओपन माइंड है। आरबीआई के एप्रीहेंशंस को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग और रेगुलेशन भी जल्दी से जल्दी लाना जरूरी है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट सरकार को करना है, तो जितना जल्दी हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो आपने कहा रेगुलेशंस होनी चाहिए और वहीं कंसल्टेशन जो है वो भी हो चुकी हैं पास में। तो अभी कोई कंसल्टेशन पेपर एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, क्योंकि वो बिल से पहले आता है और बिल पर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, तो कंसल्टेशन पेपर आपको लगता है जल्दी आएगा या आने वाला है? कह तो रहे हैं कि कंसल्टेशन पेपर आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि सीधा बिल ले जाने में, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर सेटिस्फैक्टरीली बनना जरूरी है कि किस तरह से होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो क्रिप्टो को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, जिसमें एग्रीमेंट होना है कि आप उसको एसेट क्लास कहना चाह रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हो। तो वो जहां होगा तो फिर हिंदुस्तान में एसेट क्लास के लिए पहले से ही नियम है, तो वो अपने आप सब तरीके में आ जाएगा और करेक्ट जैकेट में वो बैठ जाएगा। परंतु इस पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, और डिस्कशन के इंतजार ना करते हुए जितने भी इसमें डील कर रहे हैं उन लोगों को अपनी बात कहते रहनी पड़ेगी। दे हैव टू एजुकेट पॉलिसी मेकर्स, दे हैव टू कंटिन्यू टू एजुकेट जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बताते रहना पड़ेगा कि क्या स्थिति है और सत्यता क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। फिलहाल इस सेगमेंट में हमारे पास इतना ही वक्त था। अब अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं टेस्ला पर। दूसरी तिमाही के अंत तक, अब ये मैं उनकी स्टेटमेंट है जो वो पढ़ रहा हूं, दूसरी तिमाही के अंत तक हमने करीब खरीदे हुए 75% बिटकॉइन को मुद्रा में बदल दिया है, यानी हमने उसे कैशिफाई कर लिया है। इससे दूसरी तिमाही में हमारे बैलेंस शीट में $936 मिलियन कैश आया है। टेस्ला ने अपने शेयर होल्डर्स को दूसरी तिमाही में ये वाला अपडेट दिया है और उनकी जो लेटर है उसका हम आपको स्क्रीन ग्रैब जो है वो भी अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने कहा है कि कंपनी ने बिटकॉइन को बेचकर कैश ज्यादा बढ़ाया है। कोविड शटडाउन की अनिश्चितता को देखते हुए ये कदम लिया गया है, लेकिन ये कितना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए अगर इतने बड़ी कंपनी और इतने बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं एलॉन मस्क, अगर वो कोई ऐसा मूव लेते हैं तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, या उन इम्पैक्ट्स को स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ मेहमान जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाए और उनसे पूछे कि क्या हमें चिंता करनी चाहिए, या फिर क्योंकि एलॉन और बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स करते हैं जिनका शायद कभी कभार कोई मतलब नहीं भी होता, तो उस तरीके से इस मूव को देखना चाहिए, या फिर सिर्फ इसे एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए जहां पर चीजों का आना जाना जो है वो लगा रहता है। दो मेहमान हमारे साथ, अनिकेत जिंदल को फाउंडर बाइकॉनमी और दूसरी तरफ रोहास नागपाल चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाई-फाई ब्लॉकचेन से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अनिकेत, आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है इस मूव की, जहां पर टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो है वो बिटकॉइन को कैश कर लेती है? डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि इसको एक ज्यादा बड़ा मूव नहीं देखना चाहिए मार्केट के हिसाब से, बिकॉज डेली वॉल्यूम देखो बिटकॉइन की तो $100 बिलियन की होती है, एंड उसमें $1 बिलियन अगर ट्रेड हो गया तो इतना खास इम्पैक्ट प्राइस एक्शन पे नहीं आना चाहिए। क्या रादर देन, मतलब अगर इलॉन मस्क का अगर वो है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग बिटकॉइन, तो इट्स अ प्योर बिजनेस मूव फॉर हिम। वो टेस्ला शेयर्स भी बेचता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका विश्वास टेस्ला में कम हो रहा है। तो अच्छा प्रॉपर बिजनेस मूव, एंड कंपनी को कैश फ्लोज की जरूरत होगी तो उन्होंने ये मूव लिया है। अगर कोई इन्वेस्टर्स जो खाली इलॉन मस्क को देख के सेल बाय कर रहे हैं तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये एक रॉन्ग सिग्नल रहेगा, बट आजकल इन्वेस्टर्स काफी सोफिस्टिकेटेड हो गए, तो ट्विटर के मीडियम पे या जस्ट एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने ऐसा काम किया, अगर उसके बेसिस पे डिसीजंस ले जा रहे हैं तो वो वैसे भी सही नहीं है। दैट्स व्हाट आई विल से। रोहास, जो एंटी क्रिप्टो है लोग, वो ये भी कह सकते हैं देखिए आखिरकार कैश जो है
वो ही बचाता है मुश्किल समय में, क्योंकि उन्हें कैश की जरूरत पड़ी। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जरूर, आई अग्री विद दैट कि हाँ, कैश अल्टीमेटली वी कैन नॉट से कि बिटकॉइन ने पूरा फिएट करेंसी को टेक ओवर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। और एक और चीज हमें याद रखनी कि बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर भी आप देखेंगे तो बोला गया है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है, वो पीयर टू पीयर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वैसे ही कोई लॉजिक नहीं है कि आप बिलियनों डॉलर के खरीद के बिटकॉइन रख लो और वो अपने आप 100x 200x हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया है वो ठीक ही किया है, या तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया या तो उन्होंने अपने लॉसेस को कर्टेल किया है। देखिए अनिकेत, उन्होंने चाइना लॉकडाउन का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि क्रिप्टो ये कोविड लॉकडाउन की वजह से भी जो ऐसे फैसले हैं वो लिए गए हैं। तो आपको लगता है कोई और स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये सिर्फ एक कवर अप है? मे बी कंपनी जो है ओवरऑल वैसे ही बिजनेस जो है बढ़िया नहीं कर रही थी, या कुछ उस तरीके का ये कवर अप हो सकता है? आई थिंक पूरे ग्लोबल मार्केट ही अभी थोड़ा स्लो डाउन है, तो चाइना लॉकडाउन तो एक ऐसे की एक्सक्यूज मान लो, बट आप हर एक इंडस्ट्री को देखें तो डेफिनेटली सीन तो थोड़ा खराब है एंड थोड़ा सॉर्ट ऑफ बिट डाइसी जो सिचुएशन चल रही है। तो ऐसे कि वो पूरा कंपनी का अपना बिजनेस मूव होगा उसमें कि बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है या बिटकॉइन में लोग बिलीव नहीं करते, उसको उससे डील नहीं करना चाहिए। ये पूरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब वो अच्छा कंपनी उनका अपना डिसीजन है, वो खरीद सकते हैं, मे बी वो अगले क्वार्टर में और बिटकॉइन खरीद ले, नेवर नो। तो उसका और चाइना लॉकडाउन का या उससे कोई लेना देना नहीं है। और रोहस, यूएस फेड रेट हाइक के बाद भी एक चर्चा और शुरू हो गई थी, और तब भी हमने देखा था कि क्रिप्टो मार्केट पर असर जो है वो पड़ा था, और चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या आने वाले वक्त में रिसेशन हम देख सकते हैं। तो ऐसी मूव्स की वजह से भी आपको लगता है कि क्रिप्टो मार्केट पर थोड़ा प्रेशर जरूर बिल्ड होता है? क्योंकि हमने देखा है कई प्रोटोकॉल्स पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में फेल हुए हैं, उसके बाद से ऐसा एक डिसीजन आना एक बड़े इन्फ्लुएंसर से के चलते एक बड़ी कंपनी में, तो आपको लगता है सेंटिमेंट ओवरऑल जोल्ट होते हैं या इम्पैक्ट पड़ता है उन पर? जरूर, तो मेरे हिसाब से तो क्रिप्टो के मूवमेंट होते हैं 99% सेंटिमेंट पे ही होते हैं। और जब भी हम मीडिया में नेगेटिव चीजें पढ़ते हैं, भले वो लॉकडाउन हो, वॉर हो, रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, तो उससे लोगों का सेंटिमेंट जरूर नेगेटिव हो जाता है और वो क्रिप्टो को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। क्योंकि क्रिप्टो के पीछे कोई बैकिंग नहीं है। जैसे कंपनी के शेयर्स के पीछे तो कंपनी का प्रॉफिट परफॉर्मेंस होता है, तो वो इतनी बुरी तरह सेंटिमेंट से नहीं गिरता। बट क्योंकि क्रिप्टो ऐसा नहीं है, सेंटिमेंट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और खासकर जब इलॉन मस्क कुछ करता है तो उसका तो बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है। द मस्क इफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन कुछ और सवाल आपके भी थे, दर्शकों के भी थे, इलॉन मस्क को लेकर, टेस्ला को लेकर और उनके इस फैसले को लेकर। उसका जवाब रोहासी हमारे साथ देंगे, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। ये है कॉफी एंड क्रिप्टो, जहां पर मग भर के आपको कॉफी जितनी ताजगी देने वाला कंटेंट मिलता है ऑन क्रिप्टो करेंसी। मेरा नाम है अरुण सिंह। इस सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब, जहां पर हम लेते हैं आपके सवाल जवाब होते हैं हमारे एक्सपर्ट के। हमारे साथ रोहास नागपाल हैं, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, हाई फाइव ब्लॉकचेन। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। दो सवाल हैं, एक जैसे ही हैं तो मैंने उन्हें क्लब कर दिया है। एक आरुष सिंह का सवाल है कि व्हाई डिड इलॉन मस्क सोल्ड ऑफ हिज 75% ऑफ क्रिप्टो, की क्यों उन्होंने ये फैसला लिया। रौनक भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं, और उनका एक और एक्स्ट्रा सवाल है कि क्या बाकी कंपनीज भी आपको लगता है ऐसा कर सकती हैं? जरूर, तो क्योंकि हमें पता नहीं कि उन्होंने किस प्राइस पे बेची है, तो हमें यह गारंटी नहीं है कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है या अपने लॉसेस को कट किया है। बट मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा ही किया है, बिकॉज आफ्टर ऑल उनको भी कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है, और अगर वो बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहे हैं तो जब भी उन्हें कैश की जरूरत है तो लॉजिकली वो अपनी इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। और मेरे हिसाब से क्योंकि और भी काफी क्रैश एक्सपेक्टेड है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपना होल्डिंग बेचेंगी। गुलाम रजा, इस हैंडल से हमारे पास सवाल आया, बिटकॉइन का सबसे लोएस्ट प्राइस क्या रहा है?
जरूर। तो शुरू का हुआ था कि 10,000 बिटकॉइन में एक पिज्जा बिका था, और उसके बाद जब वो पहली बार पब्लिकली लिस्ट हुआ था तो $1 में 1500 बिटकॉइन मिलते थे। तो ये उसका सबसे पहले का होल्डिंग प्राइस थी। आखिरी सवाल शेख जीशान का है और वो जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो और बिटकॉइन में उनकी जानकारी बढ़े, इसके लिए कोई बुक आप उन्हें सजेस्ट करें। मैं 3 चीजें सजेस्ट करूंगा। तो एनडीटीवी गैजेट 360 पे जो मेरे आर्टिकल्स आते हैं आप वो पढ़ सकते हैं, बेसिक फाइनेंस की तरफ से बिटकॉइन और ये सब के बारे में। एक मेरी फ्री प्लेबुक है, क्रिप्टो प्लेबुक, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहते हैं तो मेरा फ्री ब्लॉकचेन डेवलपर कोर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालों को अगले एपिसोड में शामिल किया जाए तो उन्हें आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर भेज सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया को टैग कीजिए या फिर आप हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिप्टो विद एनडीटीवी। मुझे भी टैग कर सकते हैं, मेरा नाम है अरुण सिंह। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप वो देख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है कि मैं यहां से लूं अलविदा। तो मेरी तरफ से गुड बाय, नमस्कार। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।